कैसे हो दोस्तों। इसराइल और पैलेस्टीन में लगी जंग को तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है और अब गाज़ा की हालत किसी जहन्नुम से कम नहीं। 9 अक्टूबर से इसराइल ने गाज़ा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक कट ऑफ कर दी है इसराइल ने गाज़ा में। और ऊपर से लगातार जो बमबारिंग हो रही है वो, और गाज़ा में जो देखने को मिल रहा है बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। इस फुटेज को आप देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंग थी गाज़ा में जिन्हें इजरायली एयर स्ट्राइक्स में टारगेट किया गया। एस्टिमेट के मुताबिक 2800 से ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हजारों इस मलबे में अभी भी दबे पड़े हैं। बाकी जो जिंदा हैं वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में शेल्टर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लग रहा था। यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन UNRWA ने कहा है कि हमें गाज़ा में एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटास्ट्रोफी देखने को मिल रहा है। महमूद मतार, गाज़ा में काम करने वाले एक सर्जन, ने BBC को बताया, हॉस्पिटल्स पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब हो चुका है। मैं अभी पानी की तलाश में हूँ। गाज़ा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया है कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। 60 पेशेंट्स हैं डायलिसिस पर, 35 पेशेंट्स ICU में हैं जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है। फ्यूल खत्म हुआ तो इन्हें बचा कर रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बाकियों में भी यही हाल है। 17 अक्टूबर को भी हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि ऑन्कोलॉजिकल हॉस्पिटल भी शट डाउन हो जाएगा अगर हालत ऐसे ही चलती रही तो। और सारे कैंसर पेशेंट्स बिना क्रिटिकल केयर के ही रह जाएंगे। गाज़ा के नक्शे पर एक बार फिर से नजर डालो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी जगह है। सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक जगह है। इस छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। वार शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशंस बहुत ही खराब थी। यहाँ पर रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्विलेंस के अंदर रहते थे और इजराइल परमिशन के बगैर बाय ट्रेवल भी नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर यह बात भी मेंशन करना बहुत जरूरी है कि 23 लाख की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन बच्चों की है। सही सुना आपने, क्योंकि एस्टिमेट के मुताबिक अब तक जितने भी लोग मारे जा चुके हैं उनमें से 60% औरतें और बच्चे हैं। इतने बुरे हालात वार शुरू होने से पहले भी थे, क्योंकि इसराइल के क्रिटिक्स गाज़ा को ओपन एयर प्रिजन कहकर बुलाते थे, मानो ये जमीन एक खुली जेल हो। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक हमला किया था जिसकी वजह से ये वार शुरू हुई, लेकिन उसके रिस्पांस में इसराइल लगातार गाज़ा पर हमले किए जा रहा है। गाज़ा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर, जिसमें न सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और अब एक पूरा गाज़ा एक जहन्नुम बन चुका है। लोगों का कहना है कि इस तरह की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना गाज़ा के लोगों को इसराइल जो कर रहा है वो भी किसी टेररिस्ट अटैक से कम नहीं। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसे फुल ब्लॉकेड लगाना अनएक्सेप्टेबल है। लोगों की मदद के लिए खाना और दवाइयों की सप्लाई तो पहुंच सके कम से कम। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी सिमिलर चीज कही है। इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड्स अलाउ करनी चाहिए गाज़ा में, और हमास को इजरायली हॉस्टेजेस रिलीज कर देनी चाहिए बिना किसी कंडीशन के। अब ऐसे हालात में आप इमेजिन करके देखो, आप गाज़ा में रहने वाले आम इंसान होते तो आप पर क्या बीतती। आपके घर पर बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन नहीं, खाना नहीं आप कहीं से ला सकते, और फिर एक दिन आप अचानक आसमान से देखते हैं कुछ पैम्फलेट्स टपक रहे हैं। पैम्फलेट्स पर इसराइल की एक वार्निंग होती है। वार्निंग में ये होता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाज़ा में, सारे इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाएं। गाज़ा के चारों तरफ आपको बमबारी की आवाज सुनाई दे रही है। अब आपको वार्निंग दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपना घर खाली करो और साउथ में जाओ अगर जिंदा बचे रहना है तो। एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 11 लाख लोग नॉर्थ में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। यूनाइटेड नेशन के जो खुद के शटर्स थे नॉर्थ में, अब वो भी सेफ नहीं है। नॉर्थन गाज़ा में मौजूद हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लिनिक्स, किसी को भी टारगेट किया जा सकता था। UNRWA ने अपॉइंटेड किया कि ऐसी बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, बूढ़े मूव नहीं कर पाएंगे। कहाँ जाएंगे वो, इवैक्यूएट कैसे करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल को स्ट्रॉन्गली कंडेम किया। 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्थन गाज़ा में, इसमें 2000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। आखिर हॉस्पिटल्स को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। इसके बावजूद इसराइल ने क्लेम किया है कि तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोग नॉर्थ गाज़ा से इवैक्यूएट करके साउथ की तरफ चले गए हैं। 5 लाख लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया। मान लेते हैं कि आप उन लोगों में से थे जो इवैक्यूएट करके साउथ की तरफ चले गए, लेकिन क्या इसका मतलब आप बमबारी से बच जाओगे। Were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza. हमें सीन्स देखने को मिले सेंट्रल गाज़ा में करी गई एयर स्ट्राइक्स के, जहां पर फैमिलीज के घर चकनाचूर हो गए। सदर्न गाज़ा में रहने वाले लोग भी सेफ नहीं थे। खान यूनिस सदर गाज़ा में मौजूद एक शहर में भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए गए। BBC के कोरेस्पोंडेंट्स ने सदर गाज़ा में हुई एयर स्ट्राइक्स को कंफर्म किया
रफा क्रॉसिंग के पास बिल्डिंग डैमेज हुई। उसके मुताबिक रफा क्रॉसिंग पॉइंट पर इसराइल ने तकरीबन 3 टाइम्स अटैक किया। एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए इस जगह को। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग गाजा और इजिप्ट के बीच की बॉर्डर क्रॉसिंग है, क्योंकि गाजा में अगर कोई जगह सेफ नहीं है तो लोग ऑब्वियसली गाजा से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ समुंदर है जहाँ जाया नहीं जा सकता, दो तरफ इसराइल की कंट्रीज हैं जहाँ ऑब्वियसली बिल्कुल भी जाया नहीं जा सकता। तो इकलौती जगह जो भागने के लिए बची वो साउथ में इजिप्ट की कंट्री है। एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद है। तो आप ऐसे सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गाजा छोड़ने की कोशिश करते। हजारों लोगों ने यही कोशिश करी, राफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने के लिए तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी अरब कंट्रीज का ये कहना है कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि पैलेस्टीन उसके लोग बाकी कंट्रीज में आकर रहने लगे, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की वो अपनी जमीन है, उनकी अपनी जमीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इन सब के बीच वार एस्केलेट होने का खतरा भी आ रहा है कि इसराइल और लेबनान में भी क्लैशेस देखने को मिले। इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान की कंट्री, जहां पर मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान की तरफ से बैक किया जाता है। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में ऑलरेडी एक वॉर हो चुकी है साल 2006 में, जो कि 1 महीने तक चली थी। अभी क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह और इसराइल में ब्रीफ रॉकेट फाइट्स देखने को मिले। 16 अक्टूबर को एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई थी लेबनान से, जो नॉर्दर्न इसराइल के टाउन में गिरी, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए। इसराइल ने अपने सिविलियंस को ऑर्डर किया है कि वो लेबनान के पास अपने एरियाज को इवैक्यूएट कर दें। खतरा यहाँ पर यह है कि हिजबुल्लाह एक्चुअली हमास से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा पावरफुल है। इनके पास लाखों रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो इसराइल में कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान की कंट्री ने भी इसराइल को वार्निंग किया है कि अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेगा गाजा पर, यानी कि ग्राउंड पर अपनी मिलिट्री को भेजेगा, तो उसको और जगह से भी रिस्पांस देखने को मिल सकता है। इस सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है कि हमास कैसे 5000 से ज्यादा रॉकेट इकट्ठे कर पाया गाजा में। कैसे इसराइल को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी इसराइल को कि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। बाद में पता चला कि अमेरिका को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने भी वार्निंग दी थी इसराइल को। 28 सितंबर का एक अपडेट था मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से, हमास रॉकेट अटैक कर सकता है अब बॉर्डर के क्रॉस। 6 अक्टूबर को एक दिन पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया था कि हमास के लोग की अनयूजुअल एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। अटैक अब कभी भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये हथियार हमास के पास इतने ज्यादा हैं कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इसराइल की गवर्नमेंट को इस हमले के बारे में पहले से पता था और उन्होंने कुछ नहीं किया? यहाँ पर इसराइल के इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी एक नजर डालो। अभी के जो करंट प्रेसिडेंट है इसराइल के, बेंयामिन नेतन्याहू, उन पर फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा है, 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत लेने का चार्ज लगा है। एलिगेशन है कि बड़े बड़े बिलियनियर्स ने इन्हें पैसे दिए। इस चीज को डिनाई करते हैं, लेकिन करप्शन ट्रायल्स चलने लग रहा है बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ, जिसमें केस 1000, केस 2000 एंड केस 4000 है। ट्रायल्स पेंडिंग है। यहाँ पर एक थ्योरी ये है कि इन सिचुएशन से बचने के लिए नेतन्याहू ने इमरजेंसी की पावर्स इस्तेमाल करते हुए अपनी पोजीशंस को सेव किया है। अगर ये वॉर नहीं होती और ये ट्रायल चलता तो क्या उन्हें अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से नीचे उतरना पड़ता? ये भी एक सवाल है। ये थी इंटरनल पॉलिटिक्स। इसके अलावा वार की सिचुएशन अभी भी कम नहीं हुई, बहुत इंटेंस सिचुएशन है दोनों कंट्रीज में, खास करके गाजा में। तो इसलिए एक आम इंसान बनने के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को देखो कि हर एक इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इसराइल में है या चाहे वो पैलेस्टीन में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। पीस आउट।